ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वायुमंडल के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस भाग में हम लोग देखेंगे कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है वो किन आधारों पे किया गया है और कितने भाग में किया गया है और उस सबका विशेषता क्या होता है या उसमें मौसमी दशाएं क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जलवायु होता क्या है, उसके पश्चात मौसम देखेंगे, उसके पश्चात इसका वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जलवायु होता क्या है, तो जलवायु है कई मौसमों, कई सालों के, कई वर्षों के मौसमी दशाओं का ये औसत दशा होता है, तो इसको जलवायु तो कहते हैं। सामान्य रूप से 33 वर्ष माना जाता है कि 33 वर्ष का जो मौसमी दशा होता है उसको जलवायु की संज्ञा दिया गया है। हालांकि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है क्योंकि कई जगह पर कई रूप में लिखा होता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से ये माना जाता है कि मौसम कई सालों की मौसमी दशा को औसत को जलवायु की संज्ञा देते हैं। और मौसमी दशा क्या होती है, तो मौसमी दशा होती है कि 2-4 दिन से लेकर के सप्ताह या महीने भर की जो वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, जिसमें तापमान, वर्षा, जो हवाओं का संचलन होता है या फिर बादल का निर्माण होता है, सब सम्मिलित रूप से मिलाकर के मौसम की संज्ञा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जलवायु होता है तो कई वर्षों के मौसमी दशाओं का औसत होता है। ठीक है, तो ये इसको कई विद्वानों ने वर्गीकरण का प्रयास किया गया। पूरे विश्व में अलग अलग तरह की जलवायु मिलता है, तो ये कई विद्वानों ने इसको वर्गीकरण का प्रयास किया है। इसमें भी ये कोपेन भी इसका वर्गीकरण का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब ये जो कोपेन का जो वर्गीकरण है, ये एक कैंडोल वनस्पति शास्त्री थे, उन्हीं के जो वनस्पति प्रदेश का विभाजन किए थे विश्व को, तो उसी के मेन मुख्य आधार पर इन्होंने जलवायु वर्गीकरण करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इनका योगदान रहा है। हालांकि ये कई बार ये अपने जो जलवायु वर्गीकरण किए हैं इसमें संशोधन किए हैं, लेकिन अंततः जा करके 1953 में अपना फाइनल जो वर्गीकरण था उसको प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पहले इनका आधार क्या क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे जलवायु कहते हैं कि सबसे पहले ये कैंडोल महोदय ने ये 1900 में प्रस्तुत किए थे। इसके पश्चात कई तरह से संशोधन किए इसमें। ठीक है, ये इनका जो वर्गीकरण कहलाता है, जो अनुभाविक वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण दो तरह से होता है, एक जननिक वर्गीकरण होता है, एक अनुभाविक वर्गीकरण होता है। जो जननिक वर्गीकरण होता है इसमें मौसमी दशा और घटनाओं को शामिल करते हुए उसको जो वर्गीकरण किया जाता है तो जननिक वर्गीकरण किया जाता है। जबकि जब प्रेक्षण करके वायुयान से या फिर कई जो प्रेक्षण यंत्र होते हैं उससे जो प्रेक्षण करके आंकड़ों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है किसी जलवायु का, तो उसको अनुभाविक वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है कि जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है किस प्रकार का वर्गीकरण है, तो ये अनुभाविक वर्गीकरण है। ठीक है, इसको अच्छे से मैंने ध्यान में रखिएगा। तो इन्होंने सामान्य रूप से वनस्पत जो प्रदेश था, कैंडोल का वनस्पत प्रदेश था, उसके आधार तो माना ही, इसके साथ साथ बाद में जो संशोधन किया तो जो वहाँ के तापमान और वर्षा के आधार पर भी इसको विभाजन करने का प्रयास किया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें कई बार जैसे संशोधन करने का प्रयास किया और इनका जो मुख्य आधार था तापमान और वर्षा के आधार पर भी कई उसको वर्गीकरण का प्रयास किया। जो अंत रूप से सबसे है 1953 में अंतिम रूप से प्रस्तुत किए थे। इनकी एक बुक थी हैंड बुक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। हालांकि इनका बुक जर्मनी भाषा में थी, ये इंग्लिश रूपांतरण है इसका, हैंड बुक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, ये जर्मन भाषा में जबकि लिखे थे, तो इसमें ही इन्होंने ये प्रकाशित किया। ठीक है, तो कई बार शुरू में 1900 में ये प्रस्तुत किए थे, उसके बाद से 18 में इसका संशोधन किए, फिर 1931 में संशोधन किए, अंततः फाइनली 1953 में इन्होंने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि वर्गीकरण किस प्रकार की है। तो ये जो कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण था इसमें देख लेते हैं हम लोग किस ढंग से किया गया है। तो ये कैंडोल का जो पूरे विश्व का वर्गीकरण किया गया है वनस्पति जो प्रदेश के रूप में। तो जो बीच वाला भाग था, बीच वाला की 0 डिग्री से 5 डिग्री या 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, इस भाग को काफ़ी तापमान ज़्यादा होते हैं तो इसको मेगा थर्मल इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, जो कैंडोल महोदय थे मेगा थर्मल इसको नाम दिया था। इसी आधार पे जो कोपेन महोदय थे इसको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
जो 5 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश के बीच में होता है। ये समान रूप से दोनों गोलार्धों में ये पाया जाता है। जैसे बी जलवायु प्रदेश है तो इसमें भी पाया जाता है, बी जलवायु प्रदेश इसमें पाया जाता है, और सेम अक्षांश भी दोनों तरफ होता है। ठीक है, जो बी टाइप का जो था वो जेरोफाइट्स है। जेरोफाइट्स को शुष्क मरुस्थल के रूप में इन्होंने परिभाषित किया है या इनका नामकरण किया है। जो माइक्रोथर्मल था, इसके पश्चात आता है मेगाथर्मल। मेगाथर्मल को उष्ण दिए हैं, जेरोफाइट्स को शुष्क प्रदेश दिए हैं, माइक्रोथर्मल को शीत जलवायु की संज्ञा दिए हैं, और जो है किस्टोथर्मल था उसको ध्रुवीय जलवायु के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी ध्रुवीय जलवायु है। ये दोनों तरफ सेम है, जैसे ई जलवायु है। ठीक है, तो ये इन्होंने जो कोपेन का वर्गीकरण किए हैं तो ए बी सी डी और ई, शुरू में यही 5 प्रकार के जलवायु वर्गीकरण किया गया है। तो इन्हीं के नाम के पे ये सब नाम दिए हैं। ठीक है, जिसमें उष्ण कटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र है, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है, उसके बाद से शीत जलवायु प्रदेश है और ध्रुवीय जलवायु प्रदेश है। ये 5 जलवायु प्रदेशों के रूप में दिए थे। फिर बाद में उन्होंने छठा जलवायु प्रदेश के जोड़ा जो एच करके था। ठीक है, इसमें जो ऊंचाई के आधार पे था, ये है तो क्षैतिज है, तो ऊंचाई के आधार पे मतलब उदाहरण दिया था कि उन्होंने उसको एच मतलब कि वो पार्वतीय जलवायु की संज्ञा दिए थे, वो सबसे लास्ट में जोड़े थे। ठीक है, जो यहाँ पे दिया हुआ पार्वतीय जलवायु, इसको सबसे बाद में इन्होंने जो कोपेन वालों ने जोड़े थे। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि जलवायु प्रदेश में क्या विशेषता होती है और किस प्रदेश में पाया जाता है। तो सबसे पहला है, इसको 5 मुख्य रूप से बाद में 6 किए थे, 13 प्रदेशों में डिवीजन किए थे, और इसका भी कई सब डिवीजन किए थे। सब में भी सब डिवीजन करके कई प्रकार में इसको डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहला है जो ये जलवायु प्रदेश है, उसको उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश की संज्ञा देते हैं। इसको जो मेगाथर्मल के जो कैंडोल का मेगाथर्मल था उसको ही उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा गया है। इसमें विशेषता इसके ये होते हैं कि जो काफ़ी तापमान इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होता है। जो ठंडे माह भी होता है उसका भी तापमान 18 डिग्री टेम्परेचर से 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु होती है, जिसमें एएफ जलवायु कहते हैं। ये वर्ष भर ऊंचा तापमान होता है, इसमें तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है ये तापमान। ठीक है, और जबकि वार्षिक तापमान अंतर जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये दोनों अक्षांशों में 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में मिलता है ये। ठीक है, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है। एक चीज़ अभी उसमें हम लोग ध्यान देंगे कि ये वर्गीकरण किए हैं तो ये 5 तो नाम दिए ही बड़े बड़े जो थे कि ए बी सी डी ई करके दिए हैं 5 नाम। इसके साथ साथ जो अन्य कई छोटे वो नाम भी दिए हैं, उसको जैसे इसमें दिखाया गया है कि अन्य कई नामों से भी इसमें ऐड कर दिए हैं और उसका भी कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसको हम अलग से इसलिए कर दिए हैं कि याद करने में काफ़ी आसानी रहेगा। यहाँ पे यदि इसको शामिल किया जाता तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए इसको अलग से कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन उसी के रूप में कर देंगे। ठीक है, तो अन्य जो बड़े अक्षर के भी कुछ इसमें नाम डाले हैं और कुछ छोटे अक्षरों से भी इंडिकेट किए हैं, और इसका अलग अलग सबका अर्थ होता है। तो इसमें जो बड़े अक्षर होते हैं, एस जो बड़ा वाला कैपिटल एस है उसको स्टेपी जलवायु बोलते हैं, जो बड़ा डब्लू है उसको उष्ण मरुस्थल बोलते हैं, जो टी होता है इसको टाइगा बोलते हैं, और जो एफ होता है इसको हिमच्छादित क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। ठीक है, और बाकी ये है, इसको नाम से भी हम लोग समझ सकते हैं। इसमें एक अति उष्ण करके दिया गया है, बी को सर्द ग्रीष्मकाल है, सी होता है तो सर्द एवं ग्रीष्म लघुकाल होता है। ठीक है, सर्द होता है शीतकाल होता है, लेकिन ग्रीष्मकाल इसमें छोटा होता है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से इसको याद कर लीजिए। हम लोग इसको इसमें भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से बताया जा सकता है, लेकिन जो मेंस में क्वेश्चन आता है लिखने के लिए आएगा तो इसको अलग से भी ना भी लिखा जाएगा तो काम चल सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो एक्सप्लेन करते समय जब जितने भी जो छोटे छोटे वर्ड हैं इसमें जो शामिल किया गया है, कई नामों से जानते हैं, तो इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये जो इसकी विशेषता है इसमें बता दिया गया है, तो फिर अलग से इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए अलग से हम लिख दिए हैं कि वो आप लोग समझने के लिए थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है, तो अलग से समझा जा सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए इसमें भी ऐड करके लिखा जा सकता है। ठीक है।
और प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आएगा या वैकल्पिक टाइप का जो भी क्वेश्चन आते हैं तो इससे भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि एफ को क्या बोलते हैं या एम को क्या बोलते हैं। हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते समय भी इसका शामिल करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि वर्गीकरण में जैसे देख रहे थे कि ए एफ दिया गया है, तो एफ मतलब कि वर्ष भर इसमें वर्षा होता है, वर्ष भर वर्षा होता है, तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। ए डब्ल्यू होता है, जैसे डब्ल्यू इसमें कथा शामिल किया गया है कि शीतकाल शुष्क होता है इसमें, ठीक है। तो ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु होता है, इसमें वर्ष भर ऊंचा तापमान होता है और जो वनस्पतियाँ होती हैं, घास होते हैं विशेष रूप से, और वृक्ष होते हैं तो कहीं कहीं वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ये लगभग मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों का ये विशेषता होता है। ये 0 डिग्री से 20 डिग्री के आसपास ये दोनों गोलार्धों में NS लिख दिया है, मतलब नॉर्थ और साउथ है, तो दोनों गोलार्धों में 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद से उष्ण मानसूनी क्षेत्र है, तो उष्ण मानसूनी जिसका AM से इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। इसमें भी जैसे मानसून क्षेत्र का होता है कि मौसम पूरे मौसम में हमेशा परिवर्तन होता है, तो वायु की जो दिशा भी होती है परिवर्तित हो जाती है। ये 8 डिग्री से लेकर 28 डिग्री नॉर्थ या साउथ दोनों गोलार्धों में ये मिलते हैं, ठीक है। इसमें शुष्क काल और वर्षा काल अलग अलग होते हैं, जैसे शीत ऋतु अलग होता है और ग्रीष्म ऋतु अलग होते हैं, स्पष्ट रूप से इसमें क्लियर होता है। वर्षा होता है तो विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु में होता है। ये जो इसका मुख्य क्षेत्र है दक्षिणी एशिया है या उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है या मध्य अमेरिका का भी विभाग होता है, ठीक है। तो उष्ण मानसूनी क्षेत्र इतने जगह पे मिलता है। अब देखते हैं कि अगला है शुष्क जलवायु, इसको बी के नाम से जानते हैं, बी जलवायु के भी नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य विशेषता ये होता है कि इन क्षेत्रों में वाष्पीकरण वर्षण की अपेक्षा ज़्यादा होता है, ठीक है। जितना वर्षा नहीं होता है तो उससे कहीं ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाते हैं, इसलिए वो मरुस्थलीय क्षेत्र लगभग होते हैं, ठीक है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक मरुस्थलीय जलवायु होता है, दूसरा ये भी मरुस्थलीय जलवायु होता है लेकिन ये स्टेपी होता है, इसको BS को स्टेपी बोलते हैं। मरुस्थलीय टाइप का होता है लेकिन स्टेपी जो BS को स्टेपी जलवायु बोलते हैं कि BW को मरुस्थलीय जलवायु बोलते हैं, ठीक है। और मरुस्थलीय जलवायु को भी दो भागों में बांटा गया है, एक शीत मरुस्थल होता है, एक ग्रीष्म मरुस्थल या गर्म मरुस्थल होता है, ठीक है। तो उस जो मरुस्थल होता है तो BWH नाम से जानते हैं। H जैसे कि इसमें दिया गया है, वर्षा का औसत तापमान 18 डिग्री से यहाँ पे तापमान कम होता है। एवरेज इसको दिया गया है, तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक यहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तापमान यहाँ पे वार्षिक जो तापमान होता है ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल में यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होता है, BWK इसमें दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसको जो स्टेपी जलवायु होता है इसको BSK और BSH में डिवाइड किया गया है। तो BSK होता है कोल्ड, मतलब के मतलब कि यहाँ पे कोल्ड से मतलब है यहाँ तापमान जहाँ पे 18 डिग्री टेम्परेचर से कम होता है, सेंटीग्रेड से कम होता है, जबकि ये भी स्टेपी जलवायु ही होता है लेकिन यहाँ तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, BSH से नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है जो शीतोष्णकटिबंधीय आर्द्र ये जलवायु होता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सी जलवायु। ये सी जलवायु मतलब शीतोष्ण आर्द्र जलवायु होता है, ठीक है। लगभग ये मध्य अक्षांशों में मिलता है, ठीक है। तो इसका जो देखते हैं होता है कि सबसे जो ठंडे माह का जो तापमान होता है 18 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, क्योंकि ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में होता है, वहाँ तापमान अक्सर कम हुआ करता है। अब इसको भी हम लोग 3 भागों में डिवीजन किया गया है, ठीक है। जो पहला है यूरोपीय तुल्य या ब्रिटिश तुल्य जलवायु होता है, जो कि CF नाम से जानते हैं, कैपिटल C है और F स्मॉल f है, ठीक है। तो यहाँ पे सालों भर वर्षा होता है। ये पश्चिमी यूरोप में पाया जाता है, जहाँ पे जो इसको ब्रिटिश तुल्य बोल देता है, जैसे ब्रिटेन में है, यहाँ पे इस टाइप के जलवायु मिलता है। चिली में मिलता है जो दक्षिणी अमेरिका का नीचे वाला भाग है, पश्चिमी कनाडा में भी मिलता है, नहीं जो कनाडा का पश्चिमी भाग है जहाँ पे ब्रिटिश तुल्य जलवायु मिलता है, ठीक है। तो वो वाला भाग है। फिर न्यूजीलैंड में भी इस टाइप का जो जलवायु है मिलता है। अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु, इसको CS नाम से जानते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि CS जलवायु किसको कहते हैं या इसका विशेषता क्या होता है, ठीक है। ये अन्य सभी जलवायु से ये भिन्न होता है, क्योंकि सभी जलवायु में
में ग्रीष्मकाल में वर्षा होता है, जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु में शीतकाल में वर्षा होता है। ठीक है, और जो ग्रीष्मकाल होता है शुष्क होता है, वहाँ पे वर्षा नहीं होता है। ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी या और दक्षिण अक्षांश में भी दोनों गोलार्धों में मिलता है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। अगला है चीन तुल्य जलवायु, इसको CW के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ग्रीष्म में वर्षा होता है और शीत अत्यंत कठोर हो जाते हैं। काफ़ी दोनों में तापांतर काफ़ी ज़्यादा होता है, शीतकाल में और ग्रीष्म में वार्षिक जो तापांतर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे शीतकाल शुष्क होते हैं, यहाँ पे वर्षा नहीं होता है, जबकि ग्रीष्म में भी वर्षा होता है। ठीक है, ये भाग चाइना क्षेत्र में मिलता है, जितने भी चाइना के जो पूर्वी साइड भाग हैं वहाँ पे इस टाइप के जलवायु मिलता है। ठीक है, अगला है शीतोष्ण जलवायु या डी प्रकार के जलवायु कहा जाता है। ठीक है, ये शीत जलवायु होते हैं यहाँ पर। ये माइक्रो थर्मल, जो कैंडोल का माइक्रो थर्मल प्रदेश है उसको नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी दो भाग में बांटा गया है, एक सेंट लॉरेंस जलवायु होता है, दूसरा टैगा जलवायु होता है। तो जो सेंट लॉरेंस जलवायु होता है वो DF के नाम से जानते हैं, और इस भाग में वर्ष भर वर्षा होता है और एक भी शुष्क ऋतु नहीं होता है। ये विशेष रूप से उत्तरी पूर्वी एशिया में पाया जाता है और उत्तरी पूर्वी अमेरिका में पाया जाता है। जो कनाडा का क्षेत्र है या सेंट लॉरेंस जो नदी है वहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो कनाडा के उत्तरी भाग में है सेंट लॉरेंस नदी, उसी के नाम पे इसका इस जलवायु प्रदेश का भी नाम पड़ा है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी अमेरिका में ये मिलता है। ठीक है, ये भी 3 भाग में डिवीजन किया गया है, DFA, DFB और DFC। जो DF होते हैं भीतर जलवायु महाद्वीप के भीतरी भाग में होते हैं, इसलिए यहाँ पे महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जबकि जो यहाँ पे लंबी शीतकाल होती है ये भी DFB जलवायु में। ठीक है, ये शीतकाल दोनों में शीतकाल लंबी होती हैं। ठीक है, अगला जलवायु है टैगा जलवायु, जिसको DW नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी में 2 भाग डिवीजन किया गया है, एक DF और दूसरा DW। तो DW को टैगा नाम से जानते हैं। ये टैगा वनस्पति, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे कोणधारी वनस्पति होता है। ये यहाँ पर शीतकाल शुष्क होता है और ग्रीष्म में वर्षा होता है, और जो वर्षा होता है हिमपात के रूप में भी होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जानते हैं कि वहाँ पे कोणधारी वनस्पति मिलता है, जो मृदा होती है, तो पर्जोल मृदा भी वहाँ पे मिलती है उस क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको भी 4 भागों में डिवीजन किया गया है। हमने 4 तरह के वहाँ पे जलवायु सूक्ष्म रूप में डिवीजन किया गया है, DWA, DWB, DWC और DWD। ठीक है, जो अगला है ध्रुवीय जलवायु या ई प्रकार के जलवायु के नाम से जानते हैं। ये ध्रुवीय जलवायु ध्रुवीय क्षेत्र में दोनों क्षेत्र में मिलता है, आर्कटिक जलवायु भी इसको कहते हैं। ये एंटार्क्टिका क्षेत्र में पाया जाता है और इधर उत्तर में नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में भी पाए जाते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में भी। ठीक है, तो ये होता है कि वे उक्त अक्षांशीय क्षेत्र में विशेष रूप से चारों तरफ से हिमाच्छादन होता है। यहाँ पर तापमान 18-10 डिग्री टेम्परेचर से हमेशा ही कम होता है। ठीक है, जो यहाँ पे हिमाच्छादन होता है, तापमान लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर से कम होता है। इसको 2 भागों में डिवीजन किया गया है, एक ET और एक EF। जो ET होते हैं तो टुंड्रा क्षेत्र को बोला जाता है, जबकि जो EF होता है तो हमेशा हिमाच्छादित रहता है, ये और ऊपरी क्षेत्र इसका हो जाता है। यहाँ पे सदैव हमेशा ही यह सतत हिमाच्छादन ये रहता है, EF जलवायु इसको बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे ग्रीष्मकाल बिल्कुल ही नहीं होता है जहाँ EF जलवायु होता है, या टुंड्रा में भी ठंडे ग्रीष्मकाल नहीं होता, जहाँ मैक्सिमम यहाँ पर तापमान होता है तो 10 डिग्री टेम्परेचर होता है, इससे अधिक तापमान कभी नहीं जाता है टुंड्रा में। ठीक है, और जो अगला है या अंतिम ये जलवायु प्रदेश है वो पर्वतीय जलवायु प्रदेश हैं। ठीक है, जिसको एच नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो जलवायु प्रदेश है पर्वतीय जलवायु प्रदेश है, ये जो पर्वतीय जलवायु प्रदेश है ऊंचाई के आधार पर इसका निर्धारण होता है। 5 किलोमीटर तक, जैसे धरातल से 5 किलोमीटर ऊंचाई तक ये सामान्य जलवायु पाई जाती है, जैसे ये सब जलवायु मिलता है। लेकिन उसके ऊपर जो जलवायु होता है तो ऊंचाई द्वारा निर्धारित होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे जलवायु में परिवर्तन होता जाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे इसमें दिया गया है कि ऊंचाई से प्रभावित होता है, ये विशेष रूप से ऊंचाई मतलब कि हिमालय जितने भी पर्वतीय क्षेत्र होगा उसी पे ही होगा। ठीक है, तो जैसे हिमालय में भी होता है, रॉकी में भी होता है, एंडीज होता है, या जितने भी ऊंचे पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें इस टाइप की जलवायु मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहा कोपेन का जलवायु वर्गीकरण।
इसका क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ये दिया गया है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नामों से जानते हैं। विशेष रूप से एफ है, फिर ये तीनों जो बड़े अक्षर में है इससे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एफ है, ये जलवायु के बारे में जानते हैं, और एम को मानसूनी जलवायु के बारे में वो जाना जाता है एम को, ठीक है। तो ये सभी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी तो नाम से ही पता चल जाता है कि किस टाइप का ये जलवायु होगा। जैसे बी जलवायु है तो बी जलवायु इसमें हो सकता है। ए से स्टेपी जलवायु यहाँ से हम लोग जान सकते हैं, और इस जल है तो इस मतलब कि यहाँ से हम लोग जान सकते हैं कि वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री। ये कुल मिला के नाम से ही हम लोग जान सकते हैं कि किस भाग का ये जलवायु होता है, ठीक है। ये देखने में काफ़ी ये क्लिष्ट लग रहा है, लेकिन है बहुत आसान, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो जाएगा तो फिर इसको समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहीं रहने देते हैं, ठीक है। धन्यवाद।